हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि हम डेली बेसिस पे रोज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग देखेंगे कि काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। टाइप 1 एरर occurs when null hypothesis is incorrectly expected when it is false. Second है the null hypothesis is incorrectly rejected when it is true. Third है the sample mean differ from the population mean. और जो लास्ट है वो है the test is biased. टाइप 1 त्रुटि तब होती है जब गलत होने पर नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर आप गलत के लिए थोड़ा चेंज कर लीजिए कि ये जो गलत परिकल्पना है उसकी जगह पे नल हाइपोथेसिस है। सेकेंड है सही होने पर असत्य परिकल्पना को गलत तरीके से खारिज कर दिया जाता है। हिंदी में नल हाइपोथेसिस का मतलब असत्य परिकल्पना होता है। नेक्स्ट है नमूना माध्य जनसंख्या माध्य से भिन्न होता है। सैंपल को हिंदी में नमूना भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है परीक्षण पक्षपाती है। तो जल्दी से आप अपना आंसर बता दीजिए। आंसर है हमारा कि नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्टली रिजेक्टेड व्हेन इट इज़ ट्रू। सही होने पर आसक्त परिकल्पना को गलत तरीके से खारिज कर दिया जाता है। यानी कि टाइप 1 एरर तब होगी कि हमारी नल हाइपोथेसिस सही है लेकिन उसके बाद भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और टाइप 2 एरर कब होती है? जब हमारी नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन उसके बाद भी उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who was the first person to emphasize that creativity should be measured by measuring its elements? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा क्या गया है, मेजरिंग इट्स एलिमेंट के बेस पे क्रिएटिविटी को मेज़र किया है। मैकनील, टॉरेंस, थ्रस्टन और कैंट। इस बात पर जोर देने वाला पहला व्यक्ति कौन था कि रचनात्मकता को उसके तत्वों को मापने के द्वारा मापा जाना चाहिए? मैकनील, टॉरेंस, थ्रस्टन और कैंट ने। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्रिएटिविटी को डिफरेंट बेस पे मापते हैं। तो हमारा आंसर है टॉरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोशियो बायोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड ए फिट फॉर टैट कंसेप्ट टू एक्सप्लेन प्रिजुडाइज, अल्टरिज्म, रेसिप्रोकल बिहेवियर और इनहेरिटेड बिहेवियर। साइकोबायोलॉजिस्ट ने समझने के लिए एक टाइट फॉर टैट अवधारणा पेश की है। किसको समझने के लिए? फर्स्ट है पूर्वाग्रह, सेकंड परोपकार, थर्ड पारस्परिक व्यवहार और फोर्थ है इनहेरिटेड बिहेवियर या विरासत में मिला व्यवहार। तो हमारा आंसर है इसके लिए अल्टरिज्म या परोपकार। नेक्स्ट, डे ड्रीम इज ए टाइप ऑफ डैश कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मास और ग्रुप। दिन का सपना डैश संचार का एक प्रकार है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मास और समूह। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर है इंट्रापर्सनल या इंट्रापर्सनल। अब समझिए इंट्रापर्सनल क्या होता है। एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, और इंट्रापर्सनल होता है खुद के ही साथ में कम्युनिकेशन करना। तो हम डे ड्रीम में क्या करते हैं? अपने साथ में ही तो कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें कोई अदर पर्सन नहीं होता, सिर्फ हम अपने थॉट्स के साथ में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन होता है इंट्रापर्सनल। Which structure is found in the middle ear? Stripped, auditory nerve, coccygeal, origin of corti और पिन्ना। मध्य कान में कौन सी संरचना पाई जाती है? रकाब, श्रवण तंत्रिका, कोकिला, कोटिकांग और पिन्ना। तो इसका आंसर भी जल्दी से बता दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईयर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हमारा आउटर ईयर है, कौन सा इनर ईयर है और कौन सा हमारा मिडिल ईयर है। तो इसमें पूछा गया है मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा आंसर हो जाता है स्ट्रिप ईयर, जिसको हम हिंदी में रकाब भी बोलते हैं। और जो हमारा मिडिल ईयर है उसके अंदर 3 हड्डियों को माना जाता है, हैमर, स्ट्रिप और एनिवर। और अगर बात करें इसमें से कि इसमें आउट ईयर है पिन्ना, जो हमारा ये बाहर का जो एरिया दिखाई देता है इसको पिन्ना बोलते हैं, और ये बाकी के सब जो हैं वो हमारे इनर ईयर के फंक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट? कोकेन, एम्फेटामाइंस, हीरोइन, नाइकोटीन, कैफीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफीम है? कोकीन, एम्फेटामिन, हीरोइन, निकोटीन या कैफीन।
सो हमारा इसका आंसर हो जाता है हेरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर कान इज मेकिंग सूप। आफ्टर टेस्टिंग इट he decide it needs more salt and slowly add some unit. He can first detect that the soup is saltier than it was before. The amount of salt Mr. Khan needs to add depend on his absolute threshold, perceptual set, different threshold और फैक्ट्री सेंसेशन। मिस्टर कान सूप बना रहे थे। इसे थोड़ा चखने के बाद वह तय करता है कि उसने अधिक नमक की आवश्यकता है और धीरे धीरे वो कुछ नमक डालता है जब तक कि वह पहली बार यह पता नहीं लगा सकता कि सूप पहले से कहीं ज़्यादा नमकीन है। श्री कान को नमक की मात्रा पर निर्भर करता है पूर्ण सीमा, अवधारणात्मक सेट, अंतर सीमा और घ्राण संवेदनशीलता। इस तरह के जो टर्म्स हैं ये हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में भी आने ज़रूरी हैं, क्योंकि हिंदी में एक वर्ड के लिए काफ़ी सारे हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो हमारा आंसर है डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड या अंतर सीमा। जब हम किसी चीज़ के किसी स्टिमुलस को थोड़ा थोड़ा करके प्रत्यक्ष करते हैं या उसके थोड़ा थोड़ा नज़दीक जाते हैं तो उसको डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ स्कैन यूज एक्सरे टेक्निक टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। पीईटी, एमआरआई, सीएटी या ईईजी। किस प्रकार के स्कैन मस्तिष्क की संरचना की जांच के लिए एक्सरे तकनीक का उपयोग करते हैं। पीईटी, एमआरआई, सीएटी या ईईजी। तो हमारा आंसर है इसके लिए सीएटी, क्योंकि जो हमारा पीईटी होता है उसमें तो शायद ब्रेन के अंदर कुछ ग्लूकोज वगैरह या कुछ इस तरह का लिक्विड दिया जाता है जिससे कि कोशिकाएं देखी, जैसे कि एमआरआई में एक मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है एक बहुत बड़ी मशीन के थ्रू, और सीईटी कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है जिसमें कि एक्सरे का यूज़ किया जाता है। और ईईजी में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टू सेफगार्ड participants right prior to the collecting any data, researchers are supposed to seek approval from the American Psychological Association, at least 2 licensed psychiatric and institutional revised board, at least 1 psychiatric and 1 psychologist. प्रतिभागियों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी डेटा को इकट्ठा करने से पहले शोधकर्ताओं से अनुमोदन लेना चाहिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, कम से कम 2 लाइसेंस प्राप्त मनोचिकित्सक, एक संस्थागत समीक्षा बोर्ड या कम से कम एक मनोचिकित्सक और एक मनोवैज्ञानिक। तो हमारा आंसर हो जाता है एन इंस्टीट्यूशनल रिवाइज बोर्ड या एक संस्थागत समीक्षा बोर्ड। आप इसमें छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि हम साइकियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट से परमिशन क्यों लेंगे अपनी रिसर्च करने के लिए, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ है। और नेक्स्ट इसमें बचता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अगर हर किसी को सिर्फ परमिशन देने का काम करने लगे उसके रिसर्च को करने के लिए, तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। इसलिए इस तरह के काम को देखने के लिए एक रिवाइज्ड बोर्ड होता है जिससे हमें परमिशन लेनी होती है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आज का लेसन कैसा लगा है। अगर